हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अवधारणाओं को। हमने राजनीतिक विकास की अवधारणा को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को। राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो संकल्पना है उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर अभी हम देखते हैं तो विश्व के अन्य देशों में जो परिवर्तन हुआ है उसको बताती है। यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। आधुनिकीकरण को हम समझें तो हम क्लॉड वेल्व की परिभाषा को देखते हैं कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। साधनों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से ये युक्त होती है कि हमें एक आधुनिक समाज की स्थापना करनी है। इसी तरह से रॉबर्ट ई वार्ड हैं, उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण की आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने में बहुत अच्छी सामर्थ्य होती है, जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से एक क्षमता या समर्थता की वांछनीयता व परिणामों के बारे में आधारभूत रूप से कैसी होती है? आशावादी होती है कि इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। कॉलमैन कहते हैं कि नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, वाणिज्यिकीकरण है ना, जिसको कॉमर्स बोलते हैं हम, उसकी मात्रा में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विस्तार, ये सब जो हैं आधुनिकीकरण के साधन हैं। एसपी वर्मा आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया मानते हैं, है ना, और वो क्या बताते हैं कि इसके बहुत सारे पक्ष हैं और कई आयाम हैं। इसके कौन कौन से आयाम वो बताते हैं? वे कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की जो जानकारी है, साक्षरता है, जनसंचार के साधनों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। तीसरा स्तर है जनसांख्यिकी का स्तर, और जिसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार और लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति और नगरीकरण से है। चौथी बात जो कही जाती है वह है सामाजिक स्तर पर, तो इसमें वह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। और पांचवा इसका है आर्थिक स्तर, इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकरण के विकास पर बल दिया जाता है। तो एसपी वर्मा ने इसके बहुत सारे पक्ष बताए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, जनसांख्यिकी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर किस प्रकार से आधुनिकीकरण होता है ना। तो ये हैं एसपी वर्मा के बहुत सारे आयाम। इसी तरह से आप देखिए कि एडवर्ड सिल्स जो हैं उसने समकालीन राज्यों को पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण क्या है कि पश्चिमी जो कार्य हैं, पश्चिम से मुक्ति, वेस्टर्न से मुक्ति। उनके अनुसार इन नवोदित राष्ट्रों में जितनी जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि बहुमुखी विभिन्नताओं के बावजूद इनमें निरंतर परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया सक्रिय है। लगभग सभी नवोदित देश अपनी परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर उन्मुख हैं, है ना, कि वो लोग अपनी जो कृषि प्रधान राजनीतिक उनकी संरचना है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आधुनिक शैली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन समकालीन राज्यों में पश्चिम पर निर्भरता की स्थिति से मुक्त होने की एक प्रबल इच्छा है कि वे गतिशील हों, जनता से अधिक संबंधित हों, प्रजातांत्रिक हों, आर्थिक रूप से उन्नत हों, वैज्ञानिक हों और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर वो प्रभावशाली स्थान ग्रहण कर सके, तभी वो मतलब एक तरह से आधुनिकीकरण आएंगे। सिल्स का मत देखिए कि नवोदित राष्ट्र ने आधुनिकता का जो आदर्श अपनाया है वह पश्चिम का है, अर्थात आधुनिकीकरण का उनका मार्ग क्या हो गया? पश्चिमीकरण का मार्ग हो गया। लेकिन पश्चिम के प्रभाव से या पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त रहते हुए वे इस आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं। पश्चिमीकरण की पूरी नकल वे नहीं करना चाहते हैं। मतलब आधुनिकीकरण जो है वो पश्चिमीकरण नहीं है। जैसे चीन के उदाहरण से ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकीकरण किया। उसने पश्चिम की नकल नहीं करी। चीन ने आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। रूस का जार पीटर, टर्की का सुल्तान,
महमूद तथा जापान का सम्राट मैजी निश्चित रूप से आधुनिककर्ता थे, परंतु उन्होंने किसी भी लोकतंत्र का उनको अग्रदूत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आधुनिकता की बात करी, लेकिन लोकतंत्र का अग्रदूत उनको नहीं कहा जा सकता। तो जो समाजों में सामाजिक संचालन, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक परिवर्तन को सामान्यतः किसका नाम दे दिया जाता है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दे दिया जाता है। समाजों में जो सामाजिक संचालन है, आर्थिक विकास के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन है, उसको राजनीतिक आधुनिकीकरण माना जा रहा है। कोलमैन तो कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से, विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर मांग को प्रस्तुत होने से क्या अवसर प्रदान कर सके, उसमें इतनी शक्ति हो कि हर प्रकार की मांग का वो मुकाबला कर सके, है ना, और जो अनुचित मांग है उसका दृढ़तापूर्वक विरोध कर सके, है ना। ऐसी क्षमता होनी चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में, तभी उस राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। एक बात कही जाती है कि क्या राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास का पूर्वगामी है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्रीसीड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो मानव जाति निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरती रही है, ये हम जानते हैं। और इस दृष्टि से 20वीं सदी में राजनीतिक जीवन परिवर्तन की जिस प्रक्रिया से गुजरा है, परिवर्तन की उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ अवधारणाओं को देखते हैं। देखिए, इसमें हमने कौन सी अवधारणा देखते हैं परिवर्तन को समझने के लिए? एक तो राजनीतिक आधुनिकीकरण और दूसरा है राजनीतिक विकास। ठीक है ना। इन दो धारणाओं को हम, ये दोनों साथ साथ हैं लेकिन भिन्नता भी है। कैसे? पहले हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझें कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है ना, और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से मुक्त होती है। फिर ये प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख होती है। यह पश्चिमीकरण नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था या राजनीति में सहभागिता जो है वो आधुनिकीकरण का एक तत्व है, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली होती है कि हर प्रकार की मांग प्रस्तुत हो, किसी भी मांग के लिए पहले अवसर दे। हमने भी देखा था ना, उसकी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसका मुकाबला कर सके, और अगर मांग उचित नहीं है, अनुचित है, तो उसको ठुकरा सके। तभी व्यवस्था कैसी कहलाएगी? आधुनिक व्यवस्था कहलाएगी। और राजनीतिक विकास में हम क्या करते हैं कि यह राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण, है ना, करता है ना। राजनीतिक विज्ञान ये क्या करता है? राजनीतिक संस्था का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्था में स्वायत्तता आ सके, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको प्रिंट में मिस्टेक आ रहा होगा, आप मेरी बात को सुनिए इस चीज़ को मिलाते हुए कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण का तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता, उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ सके और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। तो राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत राजनीति में जनता को बहुत अधिक सहभागिता की स्थिति प्राप्त होती है, मतलब जनता उसमें भाग लेती है। राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी क्षमता होती है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, रोज जो समस्याएं उठती हैं निरंतर उनका हल निकाल सके, और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाए, और राजनीति, धर्म आदि जो पारंपरिक प्रभाव है उनसे वह मुक्त हो, है ना। यह राजनीतिक विकास है कि किसी भी समस्या को समझने का, उसको हल निकालने का राजनीतिक व्यवस्था के अंदर क्षमता होनी चाहिए, है ना। फिर हम राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण दोनों की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में आपसी समीकरण के संबंध में दो दृष्टिकोण आते हैं। देखिए, प्रथम दृष्टिकोण दोनों के परस्पर घनिष्ठ संबंध पर बल देता है और दूसरा इनकी प्रक्रियाओं में भिन्नता मानता है। तो प्रथम दृष्टिकोण इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों ही एक गत्यात्मक अवधारणाएं हैं जो विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक हैं। ठीक है ना। और हम यह भी कह सकते हैं इसके लिए कि विचार इस क्रम को ही अपनाते हुए लोगों की मान्यता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। जब राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा उसी को हम विकास भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक जीवन के स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समाज के आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया
राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा में ले जाती है और इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर प्रेरित और निरूपित होता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की यह स्थिति ही किसी देश को राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है राजनीतिक विकास का पूर्वगामी होता है। समझ में आया ना? इसीलिए हम इनको कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक विकास का पूर्वगामी होता है। अगले उस पर हम इसका देखेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, है ना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करें।